ऑथर बताते हैं कि उनके दो डैड हैं, एक रिच डैड एक पुअर डैड। रिच डैड उनके फ्रेंड के डैड हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुअर डैड ऑथर के खुद के डैड हैं। पुअर डैड एक मिडिल क्लास मैन है जो कि जॉब करते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि उनके पुअर डैड हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और कोई भी चीज़ खरीदने के लिए वो अपने सैलरी के बढ़ने का इंतजार करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर रिच डैड जो कि उनके फ्रेंड के डैड हैं, वो एक बिजनेसमैन है और जब ऑथर छोटे थे तो उनके रिच डैड उनसे हमेशा कहा करते थे कि देखना एक दिन मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनूंगा। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने बचपन से ही अपने रिच डैड को अपना आइडियल माना और उन्होंने रिच डैड के टीचिंग से इंस्पायर होकर के ही रिच डैड पुअर डैड बुक को लिखा, जो कि आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल बुक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की उन 7 टीचिंग्स की जो आपका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल के रख देंगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। और वीडियो को पूरा देखें एंड देन डिसाइड करें कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, बट हाँ वीडियो पूरा देखें। तो रिच डैड पुअर डैड बुक से हमारा फर्स्ट टीचिंग है वर्क फॉर नॉलेज नॉट फॉर मनी। ऑथर बताते हैं कि 1995 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यू दिया था एंड जो लेडी ने उनका इंटरव्यू लिया था वो उनसे पूछती हैं कि मैं भी आपके जैसे एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखना चाहती हूँ, तो क्या आप प्लीज़ इससे रिलेटेड मुझे कोई गाइडेंस देंगे। तो ऑथर ने उस लेडी को कहा कि मैंने आपके काफ़ी बुक्स पढ़े हैं और वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड देन ऑथर अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है जो कि एक सेल्स एजुकेशन स्कूल चलाता है, तो आप भी अपने आप को उसके कोर्स में इनरोल करा लें एंड देन इससे आपका करियर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। एंड देन ऑथर की ये बात सुनते ही इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में ऑथर को बोलती हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं सेल्स जैसी छोटी चीज़ को सीखने के लिए वापस से स्कूल जाऊँ? क्या आप जानते नहीं मैं कितनी बड़ी जर्नलिस्ट हूँ। इंटरव्यूअर की इस बात पे ऑथर वहीं पास की टेबल पे रखी अपनी बेस्ट सेलिंग बुक को एक हाथ में उठाते हैं और दूसरे हाथ में इंटरव्यूअर की ही नोट्स को उठाते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि क्या आप देख सकती हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग राइटर, ना कि बेस्ट राइटिंग राइटर। और ऑथर की इस बात को सुनते ही इंटरव्यूअर को अपनी गलती का एहसास होता है। और प्रॉब्लम यही है, हम पैसों के लिए काम करते हैं बट हम नॉलेज के लिए काम करना नहीं चाहते हैं। ऑथर बताते हैं कि उस इंटरव्यू की नोट्स कुछ मामलों में मेरे नोट से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट दोनों में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस था, वो था बेचने के तरीके का। ऑथर कहते हैं कि जिस दिन आप नॉलेज के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे उस दिन से आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की ओर, जो कि है मेक मनी वर्क फॉर यू। ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके रिच डैड ने उन्हें उनके लाइफ का फर्स्ट लेसन सिखाने के लिए अपनी ही शॉप पे काम पे रखा एंड ऑथर की सैलरी थी केवल और केवल 10 सेंट्स। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने ये जॉब सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट की थी ताकि वो रिच डैड के साथ रह सकें, उनके काम करने के तरीकों को सीख सकें और एटलीस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन के बेसिक्स को सीख सकें। बट होता उसका उल्टा ही है। ऑथर जब से उनके यहाँ जॉब स्टार्ट की थी रिच डैड ने उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और जब ऑथर रिच डैड से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा वेट करवाते हैं और कई बार तो वेट करवाने के बाद भी रिच डैड ऑथर से नहीं मिलते थे। और इन सब चीज़ों से तंग आकर ऑथर सीधे ही रिच डैड के ऑफिस पहुंच जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, एक तो सैलरी सिर्फ 10 सेंट है और उस पर भी मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ और अब तो आप मुझसे मिलते भी नहीं हैं। ऑथर की ये बात सुनने के बाद रिच डैड उनको बैठाते हुए बोलते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुमने इस बात की शिकायत की और जॉब छोड़ने की बात की, वरना अगर तुम कुछ दिन और हंसते हंसते जॉब करते रहते तो मैं खुद ही तुम्हें जॉब से निकाल देता और कुछ सिखाने से भी मना कर देता। क्योंकि कई सारे लोग बिना शिकायत किए बस गधों के जैसे काम करते रहते हैं और वो बस अपनी जॉब पे ही डिपेंड रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उनकी कंडीशन भी अच्छी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उनकी सैलरी बढ़ती है तो वो अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं और उनकी कंडीशन वापस से पहले जैसी हो जाती है। ऑथर बताते हैं कि उस दिन रिच डैड ने उन्हें उनके लाइफ का फर्स्ट लेसन दिया था कि पैसों के लिए बस गरीब और मिडिल क्लास लोग काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों के लिए पैसा खुद काम करता है। और उस दिन के बाद से ऑथर ने रिच डैड को ही अपना आइडियल गॉडफादर, गुरु सब मान लिया और डिसाइड किया कि आज से अपने कैरियर रिलेटेड सवालों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिच डैड से गाइडेंस लेंगे, ना कि अपने पुअर डैड से। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे रूल की ओर, जो कि है मेक एसेट्स। ऑथर बताते हैं कि उनके पुअर डैड उनसे हमेशा कहा करते थे कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, टॉप करो, किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करो ताकि तुम बहुत अमीर बन सको। तो वहीं दूसरी ओर रिच डैड कहते थे कि अगर तुमको अमीर बनना है तो उसका सिर्फ एक ही रूल है, तुमको एसेट्स बनाने।
यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि रिच डैड ने ऑथर को कभी जॉब करने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, तब तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, पर हमेशा आपको जॉब नहीं करनी, क्योंकि आपको एसेट्स बनाने हैं। ऑथर कहते हैं कि लोग एसेट्स तो तब बनाएंगे ना जब उनको पता होगा कि आखिर एसेट्स होते क्या हैं। लोग बना तो लायबिलिटी रहे होते हैं, पर वो सोचते हैं कि नहीं, मैं एसेट बना रहा हूँ। रिच डैड पुअर डैड में ऑथर ने एसेट्स के लिए क्लियर कट डेफिनेशन रखी है कि अगर कोई भी चीज़ आपके जेब में पैसे डाल रही है तो वो आपका एसेट है, बट अगर कोई चीज़ आपके जेब से पैसे निकाल रही है तो वो आपकी लायबिलिटी है। और यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि ऑथर ने घर, गाड़ी एंड इवन गोल्ड को भी एसेट की कैटेगरी में नहीं रखा है। वो कहते हैं कि गाड़ी में सर्विसिंग कराने में पैसे लगेंगे, और घर और गोल्ड से भी आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप उन्हें बेचेंगे, और इसीलिए ऑथर इन्हें एसेट में काउंट नहीं करते। बट हाँ, अगर आप घर को रेंट पे देते हैं तो बात अलग है। सो रूल नंबर 3 हमें ये सिखाता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स बनाने पड़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 की ओर, जो कि है अंडरस्टैंड पावर ऑफ टैक्स सिस्टम। ऑथर कहते हैं कि उनके रिच डैड ने उन्हें टैक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया था। वो कहते हैं कि पहले अमेरिका और इंग्लैंड में कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, और अगर कभी राजा को पैसे की ज़रूरत पड़ भी जाए तो वो केवल और केवल बोल देता था, और लोग अपनी क्षमता के हिसाब से सहयोग कर देते थे। पर अमेरिका में सिविल वॉर के बाद से और इंग्लैंड में 1874 के बाद से टैक्स लिए जाने लगा, और शुरू में ये टैक्स केवल और केवल अमीर लोगों के लिए था, ताकि उनसे पैसे निकाल के गरीब और मिडिल क्लास लोगों को दिए जा सके। बट समय के साथ अमीरों ने इसमें लूप होल्स ढूंढ लिए, और अब टैक्स सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग और मिडिल क्लास के लिए ही रह गया है। और इस टैक्स सिस्टम से बचने के लिए अमीरों ने कॉरपोरेशन की ताकत का यूज़ किया। ऑथर कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास के लिए कंपनी एक बिल्डिंग है जो कि दिखने में काफ़ी बड़ी और सुंदर है, तो वहीं दूसरी ओर अमीरों के लिए कंपनी एक कागज़ का टुकड़ा है जो कि उन्हें टैक्स से बचाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपका एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस है और आपकी कमाई थोड़ी ज़्यादा है, तो आप अपनी आधी कमाई टैक्स में देने की जगह एक कंपनी रजिस्टर कर लो और अपनी सारी कमाई को कंपनी की कमाई दिखाओ। कहते हैं कि कॉर्पोरेशन की ये ताकत आपको टैक्स से तो बचाती है, पर आपको और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी कंपनी के ऊपर केस कर भी देता है तो मैक्स टू मैक्स कंपनी बंद हो जाएगी, बट आपको कोई भी सज़ा नहीं होने वाली। तो अब बढ़ते हैं अपने 5वें रूल की ओर, जो कि है अपने काम से काम रखो। ऑथर बताते हैं कि 1974 में जब मैकडोनल्ड के मालिक रे क्रोक को टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA कर रहे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया, तो लेक्चर के दौरान रे ने बच्चों से पूछा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि मेरा बिजनेस क्या है? ये सुन के सब हंसने लगे, पर रे के दोबारा पूछने पे एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि रे कौन नहीं जानता, आपका हैमबर्गर का बिजनेस है। और उस बच्चे के ये बोलने के बाद रे बोलते हैं कि आप में से ज़्यादातर लोगों को यही पता होगा कि मेरा असली बिजनेस हैमबर्गर का है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा रियल बिजनेस रियल एस्टेट का है। रे को अपनी ये बात स्टूडेंट को समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, पर आखिरी में उन्हें ये समझ में आ ही गया कि दुनिया के हर देश में, हर शहर में, हर चौराहे में मैकडोनल्ड की दुकान है। वो दुकान जिस ज़मीन में वो भी मैकडोनल्ड की है, जिसके कारण रे यहाँ के सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर है। ऑथर कहते हैं कि आपको भी अपने काम से काम रखना है और अपने एसेट वाले कॉलम में नंबर ऑफ एसेट्स बढ़ाते जाना है। ऑथर एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, तो आपके हार्ड वर्क करने से उस कंपनी का मालिक अमीर होगा, आप नहीं। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है और अपने नंबर ऑफ एसेट्स बढ़ाने हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी 6वीं टीचिंग की ओर, जो है रिच पीपल इन्वेंट मनी। ऑथर बताते हैं कि एक दिन वो टीवी में न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें आ रहा था कि स्थानीय कंपनी ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया, जिसके कारण वो एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम रोड पे आ जाएंगे वगैरह वगैरह। ऑथर बताते हैं कि ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि इन्हें पैसों की दिक्कत ना लेनी पड़े। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं, मतलब कि वो कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग वेल्थ एंजॉय कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और ऑथर ने बेस्ट सेलिंग बुक लिखी, जिसकी हर कॉपी बिकने के साथ ही ऑथर को भी अपना कमीशन जाएगा और ये उन्हें लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट ही बना दो जो आपको लाइफ लॉन्ग वेल्थ दे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले और 7वें रूल की ओर, जो है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, पर ये रूल तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं।
तो वीडियो में पीछे जाके रूल नंबर 4 ऑन करो, जहाँ पे हमने आपको टैक्स सिस्टम के साथ ही पावर ऑफ कॉर्पोरेट भी समझा दिया। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।